हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। और पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, कम्युनिकेशन स्किल है, इस चैप्टर को हम दोस्तों खत्म करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल का दोस्तों जो हमने पिछली क्लास में बात किया था, इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल एंड पेशेंट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर से दोस्तों हम बात करेंगे इसका अगला जो टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन, साथ में राइटन कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक के बारे में। बिना किसी देरी की दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इन सब टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, आप लोग का जो डी फार्मा है बाईलिंगुअल सिलेबस है, तो आप लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अब आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या है? देखिए दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल वह क्षमता होती है जिसके द्वारा एक स्पोकन वर्ड का मतलब होता है दोस्तों ऐसी शब्दें जो हम बोल सकते हैं, बोलने वाले शब्दें का, यानी स्पोकन वर्ड का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, इंस्ट्रक्शन को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जिस माध्यम से मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी वर्बल का मतलब ये तो दोस्तों मौखिक यानी बोलने वाला, यानी कहने का मतलब है जब आप बोलते हैं किसी शब्द को, किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी विचार को, किसी इंस्ट्रक्शन को जब आप बोलते हैं दोस्तों, तो जिस माध्यम से आप एक व्यक्ति मतलब बोलने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति तक वो बातें जब आप पहुंचा देते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? किसी इन्फॉर्मेशन, किसी आइडियाज़, किसी इंस्ट्रक्शन को कि बोलने के वर्ड के हिसाब से, यानी जो स्पोकन वर्ड हो। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश भी हो सकता है, ये दूसरे किसी लैंग्वेज भी हो सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से जब हम उसको बोल करके किसी दूसरे व्यक्ति तक उसकी इन्फॉर्मेशन को, उस विचार को पहुंचाते हैं, तो उसे दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पेशेंट काउंसलिंग के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, इंस्ट्रक्शन, इमरजेंसी गाइडलाइन में ये सब चीज़ें काम आती हैं। क्योंकि जब आप पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे तो पेशेंट से पूछेंगे, उसका हाल चाल पूछेंगे, उसको क्या डिजीज़ है, क्या दिक्कतें हैं, तो ये सब बोल के पूछा जाएगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कोई इंट्रैक्शन होगा, कोई बातचीत होगा, तो भी आपको बोलना पड़ेगा। कोई इमरजेंसी गाइडलाइन आपको देना है, तब भी आपको क्या बोलना पड़ेगा। तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस माध्यम से, कैसे, किस तरीके से आपको बोलना चाहिए। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की कितने टाइप हो सकते हैं दोस्तों? तो हम यहाँ पे पहला पढ़ेंगे 1 to 1, मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ही बात कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति बोलने वाला है और एक व्यक्ति क्या है, सुनने वाला है। इसे यह भी कहते हैं दोस्तों फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन। इसे क्या कहते हैं, 1 to 1 को फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन, मतलब एक सामने वाला व्यक्ति का फेस दूसरे सामने वाले व्यक्ति के फेस के सामने हो, मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है उस सामने वाला व्यक्ति उसे सुन रहा हो। जहाँ फार्मासिस्ट और पेशेंट या कलीग सीधे संवाद करते हैं, यानी कहने का मतलब है वो सीधे आपस में बातचीत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेशेंट काउंसलिंग हो सकता है, जिसमें फार्मासिस्ट और पेशेंट दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। या डॉक्टर या नर्स से ट्रीटमेंट डिस्कस होना, यानी डॉक्टर से तो बात हो रही हो या नर्स से बात हो रही है, किसके लिए, ट्रीटमेंट के बारे में। या स्टाफ ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्शन देना, कोई स्टाफ है उसे ट्रेनिंग के लिए उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब एक ही व्यक्ति से बात कर रहा है दोस्तों, तो उसे 1 to 1 कम्युनिकेशन या फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। आगे बात करेंगे कुछ इसके की पॉइंट या गाइडलाइंस के। तो इसका जो की पॉइंट कहता है दोस्तों, जो बात होनी चाहिए क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स केवल जब ज़रूरी हो तभी इस्तेमाल हो। कहने का मतलब है जो भी मैं बातचीत कर रहा हूँ वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझ में आना चाहिए, यानी क्लियर हो, साफ़ सुथरा हो, सिंपल लैंग्वेज में बात होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसे हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, मैं हिंदी में उससे बोल रहा हूँ, उसे इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको क्लियर और सिंपल लैंग्वेज चाहिए, यानी जो उसके लिए क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए समझने के लायक हो। दूसरी चीज़ें क्या होनी चाहिए, पोलाइट टोन में होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए। जो इस टोन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक रिस्पेक्टफुल टोन के साथ, एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के साथ उस पेशेंट से, जो भी सामने वाला व्यक्ति है उससे बातचीत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे गुस्से में ऐसा कुछ बोलेंगे, उसके मजाक उड़ाएंगे या कोई दूसरी चीज़ें, तो हो सकता है वो पेशेंट अपनी बातों को आपसे छुपाएगा, अपनी बातों को आपके साथ शेयर करने में डरेगा, थोड़ा हिचकिचाएगा।
या पेशेंट या प्रोफेशनल के साथ जो प्रोफेशनल एटीट्यूड हो उसको मेंटेन करके रखें, उसको अच्छे से, उसको रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के साथ उसको अच्छे से बताएं। दूसरा, एक्टिव लिसनिंग। आपको क्या होना चाहिए? एक्टिव लिसनिंग भी होना चाहिए, मतलब आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्यों ध्यानपूर्वक क्यों सुनना है? क्योंकि जब पेशेंट आपसे कुछ बातें अपनी बताएगा, अगर आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, किसी दूसरे चीज़ में आप ध्यान दे रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो आप अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपनी बातों को सोचेगा मैं झूठे इनको बता रहा हूँ, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरी समस्याओं को सुनने के लिए, तो मैं क्यों बताऊँ इन्हें। तो इसलिए वो क्या करेगा? आपको बातों नहीं बताएगा। तो इसलिए क्या कहता है, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, यानी सामने वाले की बातों को ध्यान से आपको सुनना चाहिए। दूसरा, आस्क फॉर फीडबैक। हमेशा फीडबैक के लिए पूछना चाहिए, मतलब जब भी हमने उसको समझाया, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन उसको दिया, तो उसके बाद फिर हमें उससे पूछना चाहिए कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर उससे समझ में आया है तो क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक। अगर नहीं समझ में आया तो निगेटिव फीडबैक होगा, तो मैं फिर से उसे कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने के लिए। क्लियर? अगली चीज़ें हैं बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट। हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज जो हो आपको सपोर्ट में होना चाहिए। कहने का मतलब है, ऐसा बॉडी लैंग्वेज ना बनाए जैसे बड़ी बड़ी आंखें करके उसको घूरें न, या उसके साथ गुस्से की तरह ना देखें, या उसके साथ कोई ऐसा ऐसा पोस्चर ना बनाए जिससे ऐसे उसको दिक्कत, मतलब अनकंफर्टेबल महसूस हो। क्लियर? तो बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट में हमको क्या क्या रखना है? अपने चेहरे पे स्माइल रखना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। हमने बताया था आई कांटेक्ट से क्या होता है दोस्तों? ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमको उस पेशेंट के साथ, उस जो भी जिसके सामने हम बात कर रहे हैं जिससे, उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ओपन गेस्चर भी रखना चाहिए। गेस्चर क्या होता है? बॉडी की पोजीशन होती है, आपका हाथ कैसे होना चाहिए, आपका पैर कैसे होना चाहिए, ये सब आपके बॉडी के गेस्चर के अनुसार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेशेंट क्या करता है? सर ये दवा कब लेनी है? मान लीजिए पेशेंट ने पूछा कि सर हमको ये दवा कब खानी है, तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनता है आपको कैसे बताए? आप इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम भोजन के बाद ले सकते हैं। आप क्या आपको यह समझ में आया? पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पेशेंट ने पूछा सर ये दवा हमको कब लेना चाहिए या कब खाना है, तो आप उसे बताएं कि हाँ आपको 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, आपको दोपहर को खाना है, शाम को खाना है, भोजन के बाद खाना है, भोजन के पहले खाना है, जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें बताएं। फिर आप उनसे पूछें क्या आपको ये बातें समझ में आया? अगर आया तो उससे पूछें कि आपको आपको क्या समझ में आया, तो वो बताएगा सर आपने बोला है कि इसे खाना खाने के बाद खाना है या खाना खाने के पहले खाना है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जो हमने बातें बताई हैं उस पेशेंट को क्या है, कन्फर्म हो गया है। अगला जो इसमें दोस्तों कम्युनिकेशन में आता है, जिसे बोला जाता है ओवर द टेलीफोन कम्युनिकेशन, यानी फ़ोन पे बातचीत करना। जैसे आपने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उससे बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी क्या आता है? ये भी एक कम्युनिकेशन है। ओवर द टेलीफोन, वो क्या था? 1 to 1 यानी फेस टू फेस, आमने सामने वाली बातचीत हो रही थी, यहाँ पे टेलीफोन के माध्यम से बात हो रही है। या रिमोट वर्बल कम्युनिकेशन है। रिमोट वर्ड इसलिए रखा गया है दोस्तों क्योंकि यह क्या है? डिजिटल है। डिजिटल करने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर रिमोट का वर्ड यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए। तो रिमोट वर्बल कम्युनिकेशन है जहाँ पेशेंट या प्रोफेशनल से दूर से बात की जाती है। कहने का मतलब है पेशेंट कहीं और है और आप कहीं और हैं, तो आपकी जो बातचीत हो रही है क्या हो रही है? दूर से बातचीत हो रही है। किसके माध्यम से दोस्तों? टेलीफोन के माध्यम से, यानी फ़ोन के माध्यम से बातचीत हो रही है। एग्जाम्पल साफ साफ है। मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन क्लियरिफिकेशन करना है। मान लीजिए डॉक्टर ने क्या किया? प्रिस्क्रिप्शन लिखा, आपने गया फार्मासिस्ट के पास, प्रिस्क्रिप्शन दिखाया। प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद उसको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने क्या करेगा? डॉक्टर से फ़ोन करके पूछेगा। ये नहीं कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन फिर ले जाएगा डॉक्टर के पास, दिखाएगा क्या लिखे हैं, फिर आएगा, तो ऐसे करता रहेगा तो बहुत से उसका टाइम ख़राब होगा। तो वहीं से क्या करेगा? फ़ोन से कंफर्म कर लेगा, डॉक्टर साहब ने आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसके वो आप क्लियर कर दीजिए। तो डॉक्टर से क्या करेगा? प्रिस्क्रिप्शन क्लियरिफिकेशन के लिए बात कर सकता है। दूसरा क्या है? फॉलोअप इंस्ट्रक्शन, यानी पेशेंट को डोज याद दिलाना। मान लीजिए कोई पेशेंट है, घर से यहाँ फ़ोन कर दिया, अरे सर आपने जो दवा बताया था, ये दवा था, आपने बताया था, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मुझे कैसे खाना है, क्या कब खाना है, कितनी डोज में लेना है। तो पेशेंट को वहाँ से फिर क्या करेगा? वो बता सकता है। इमरजेंसी गाइडलाइन, कोई इमरजेंसी गाइडलाइन है, कोई अवेलेबल मेडिसिन के बारे में कोई भी चीज़ें हैं, तो वो फ़ोन के माध्यम से वो वहाँ पे बताया जाता है। कुछ की पॉइंट इसकी भी बात कर लें, तो इसका कुछ की पॉइंट जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप पहले क्या बताएंगे? नेम ऑफ फार्मेसी का नाम बताएंगे। जैसे आप फ़ोन करेंगे बताएंगे मैं इस फार्मेसी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, कहने का मतलब है जो भी आप चीज़ें बोलेंगे आप आराम आराम से बोलेंगे और साफ साफ बोलेंगे जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर? दूसरा कन्फर्म इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आप देंगे वो इन्फॉर्मेशन कन्फर्म होना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप बार बार रिपीट करेंगे। मान लीजिए दवा आपने कोई दिया, आपको दवा खाना है, सुबह खाना है, तो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है खाना खाने के पहले खाना है, तो आप बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे। जो दवा है आपको खाना खाने से पहले खाना है,
ये चीज़ें आपको रिपीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दवा हमको कब खाना है। दूसरा, प्रोफेशनल टोन में उससे बात करेंगे, फ्रेंडली लेकिन प्रोफेशनल में, जैसे लगे कि हमने क्या कि किसी एक पढ़े लिखे अच्छे रिस्पेक्टेड व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रोफेशनल टोन के साथ बातचीत करना है। टेक नोट्स, हमेशा नोट्स रखेंगे, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखेंगे जो भी पेशेंट बता रहा है, जिससे क्या हो जो भी समस्याएं हो आप भूलें ना, आप क्या हो बार बार उससे वही चीज़ें ना पूछें। क्लियर। दूसरी अगले क्या है, अवॉइड डिस्ट्रक्शन। जब भी आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रक्शन से अवॉइड होना चाहिए। ऐसा नहीं बगल में टीवी चल रहा है, बगल में कहीं शोरगुल हो रहा है, कुछ बातें सुनाई दे रही, कुछ नहीं सुनाई दे रही है, तो इसके लिए आपको डिस्ट्रक्शन से अवॉइड होना चाहिए, यानी वहाँ से दूर होना चाहिए। क्वाइट इन्वायरमेंट में बात करें, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ क्या हो, शांत इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे शांति हो, वहाँ से आप बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, कॉलिंग पेशेंट को कॉल करता है, बोलता है हेलो दिस इज ए फार्मासिस्ट फ्रॉम फार्मेसी ज्ञान 0.1। जैसे हमारी फार्मेसी क्या है मान लीजिए, तो कहेगा कि मैं फार्मासिस्ट बोल रहा हूँ, कहाँ से, फार्मेसी ज्ञान 0.1 से। आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग योर प्रिस्क्रिप्शन, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ आपके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, आपके प्रिस्क्रिप्शन जो आपको लिखा गया है उसके अनुसार मैं आपके उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। और प्लीज़ टेक 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर फूड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या करेंगे, एक टैबलेट दिन में 2 बार खाएंगे खाना खाने के बाद। डू यू हैव एनी डाउट, आपको इसमें कोई दिक्कत हो, कोई इसमें आपको डाउट हो, कोई इसको समस्याएं हो तो आप हमें बताएं। आप ऐसे बोलेंगे, हेलो मैं फार्मासिस्ट बोल रहा हूँ फार्मेसी ज्ञान 0.1 से, मैं आपके प्रिस्क्रिप्शन जो आपको लिखा गया है उसके अनुसार मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, और आपको जो टैबलेट दी गई है वो टैबलेट को आपको खाना खाने के बाद शाम और सुबह आपको दोनों टाइम उसे खाना है। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे क्या करेंगे, उसको आपको क्लियर करेंगे, कन्फ्यूजन जिससे ना हो, और साफ से स्लोली एंड क्लियरली आप इससे बातचीत करेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेज क्या है, बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे फास्ट एंड डायरेक्ट मेथड कम्युनिकेशन, फास्ट जल्दी तुरंत फ़ोन लगाएंगे तुरंत बातचीत हो जाएगी। दूसरा इमीडिएट फीडबैक क्लेरिफिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, तुरंत उससे आप फीडबैक ले सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अगर उसे कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत उसे क्लेरिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो अगली चीज़ें ट्रस्ट एंड रैपिड सपोर्ट बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और सपोर्ट भी मिलेगा उसे। सूटेबल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में भी आप उसे क्या करेंगे, उसे आप गाइडेंस दे सकते हैं। मान लीजिए किसी ने फ़ोन लगाया, सर मेरे घर एक लोग उनका सांस बहुत तेज़ फूल रहा है, उनका बीपी बढ़ गया है, तो आप उनको तुरंत बताएंगे कि सर आपका उनको बीपी बढ़ा है, तो एक काम करिए आप थोड़ा नमक का घोल बनाइएगा, थोड़ा उसमें ये चीज़ें डालिए और उनको आप थोड़ा दीजिए, और थोड़ा उनको कहिए थोड़ा उनको आराम करें। समझ में आ रहा है? आप उनको बोलिए थोड़ा फ्लैट सरफेस पर लेटाएं, उनको डुलाएं ना, उनको चलाएं ना। तो ये सब चीज़ें आप उनको तुरंत बता सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में आप तुरंत उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं। डिसएडवांटेज की यहाँ पे भी बात कर लेंगे इसके साथ है, नो परमानेंट रिकॉर्ड, इसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं, जैसे ओरल कम्युनिकेशन का कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं, हमने मुंह से क्या बोल दिया इसका क्या रिकॉर्ड है। क्लियर। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भूलने या मिस इंटरप्रिटेशन का खतरा हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन का खतरा हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमने फ़ोन पे बात करते करते हो सकता है भूल गए, या उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी गलत उसका मतलब निकाल सकते हैं या बता सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, बोलते समय टोन इंसिडेंट लैंग्वेज की वजह से मैसेज गलत समझा जा सकता है। इमीडिएट क्लेरिफिकेशन न मिलने पर कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, अगर आपको वहाँ पर क्लेरिफिकेशन नहीं मिला है पूरी तरह से तो आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर। ये सब होते हैं दोस्तों डिसएडवांटेज इसके साथ। आगे बात करेंगे इसमें और क्या है, लिमिटेड रीच कहने का मतलब फेस टू फेस या फ़ोन पर ही मैसेज पहुंचाता है, यानी कहने का मतलब है आप सीमित व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, लार्ज ग्रुप या डिस्टेंस ऑडियंस को नहीं पहुंचाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब किसी सीमित व्यक्ति तक ही आप ये मैसेज को पहुंचा सकते हैं। आगे डिपेंडेंस ऑन मेमोरी, आपकी याददाश्त पर निर्भर करेगा। रिसीवर को वर्बल मैसेज याद रखना पड़ेगा, जो भी रिसीवर है उसे वर्बल मैसेज क्या दिया है, क्या बताया गया, क्योंकि लिखा तो नहीं गया है, उसने क्या बताया है उसको याद रखना पड़ेगा। लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आसानी से भूल सकते हैं, जो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होंगे, कॉम्प्लेक्स जानकारी होंगे उसे भूल सकते हैं। आगे डिस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी ध्यान भटकाना और रुकावट हो जाना, डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। इंटरप्रेट, मान लीजिए नॉइस आ गया, इंटरप्शन हो गया, मल्टीटास्किंग की वजह से बहुत सारा काम एक समय हो रहा है तो उसकी वजह से मैसेज को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता या दिक्कत हो सकती है। नो टाइम फॉर एनालिसिस, ओरल कम्युनिकेशन में रिसीवर को मैसेज समझने और एनालिसिस करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, जबकि राइटन कम्युनिकेशन में डिकोडिंग टाइम मिलता है। राइटन में क्या करेगा, वो पढ़ के फिर समझ सकता है, लेकिन जब आपने बोल दिया तो क्या क्या बोला एग्जैक्ट तो याद नहीं रहेगा, जो उसे समझ में आएगा वही उसे
आगे समझ में रहेगा। जो अगर भूल गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। समझ में आ रहा है। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है राइट एंड कम्युनिकेशन स्किल। राइट एंड कम्युनिकेशन स्किल जिसे जिसे दोस्तों लेखित संचार कौशल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसे? लेखित संचार कौशल। देखिए, राइट एंड कम्युनिकेशन वह प्रकार है जिसमें मैसेज या शब्दों को सिंबल के माध्यम से भेजे जाते हैं। वह हैंड राइटन या प्रिंटेड हो सकता है। सिंबल के माध्यम से यानी शब्दों को लिख करके हम क्या उसे हाथ से लिख सकते हैं, उसे प्रिंट करा के उस क्या करेंगे, उस जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेंगे। यह मोस्ट फॉर्मल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का। मोस्ट फॉर्मल फॉर्म क्यों होता है, समझिएगा। जब भी गवर्नमेंट कोई नोटिस देती है, तो वो क्या करती है, अपना एक प्रिंटेड क्या करेगा, नोटिस निकाल देती है, जिसे सभी लोग उसको पढ़ेंगे, अब उस एनालिसिस करेंगे और उस जो भी कहना चाहता है उसको समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, सभी लोग को मान लीजिए वो बताए, फिर उस कोई ना समझ पाए, तो इसलिए क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करते हैं, सभी लोग को ना बताने से अच्छा है उसका राइट हैंड कम्युनिकेशन के रूप में, राइट हैंड एक पत्र के रूप में क्या करते हैं, नोटिस को जारी कर देते हैं। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है तब इसे प्रेफर किया जाता है। किसकी? फॉर्मल कम्युनिकेशन की जब आवश्यकता होती है तो राइट हैंड कम्युनिकेशन को प्रेफर किया जाता है। या टाइप डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए मुख्य रूप से यूज होता है। सही बात है, क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड रहेगा, उसका डॉक्यूमेंट रहेगा, क्योंकि आपने उसे लिखा हुआ है। सेंडर और रिसीवर एक समय उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसमें देखिए, जो सेंडर होता है, जो रिसीवर है, एक समय पर उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसका मतलब होता है जो सेंडर जो मैसेज को भेज रहा है, जो लिख रहा है, और जो रिसीव कर रहा है, एक समय दोनों को उपस्थित रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भेज दिया मैसेज, जो जिसको भी रिसीव करना है वो रिसीव कर लेगा। वो क्यों? क्योंकि ये क्या है, लिखित रूप में, वो तो ख़त्म होगा नहीं। ठीक है। अगला बात करेंगे इसके यूज है इंपॉर्टेंस की। तो इसका यूज किस में होता है दोस्तों? इसका यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, कंपनीज में जो होते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, लीगल एंड प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे इसकी एडवांटेज की, तो लेस चांस ऑफ मिसयूज। इसका राइट एंड कम्युनिकेशन का मिसयूज होने का चांस क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान और सुरक्षित हो जाता है। डिकोडिंग टाइम मिलता है, रिसीवर के पास मैसेज को समझने और उसे एनालाइज करने के लिए पर्याप्त समय होता है, उसे अच्छे से समझ के तब वो फीडबैक देगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो डिसएडवांटेज कहता है कि फॉर्मल नेचर, यानी हर व्यक्ति के लिए फॉर्मल राइट एंड कम्युनिकेशन करना आसान नहीं होता है। हर कोई फॉर्मल राइट एंड कम्युनिकेशन नहीं, मतलब एकदम क्लियर को हर कोई नहीं समझ पाएगा। टाइम कंज्यूमिंग, मैसेज लिखने में ओरल कम्युनिकेशन की तुलना में अधिक समय लगेगा। आपको चेक करना पड़ेगा, आपने कहीं गलत नहीं लिख दिया है, उसके बाद तब फिर आप करेंगे। डिफ़िकल्ट इन अमेंडमेंट, कोई मिस्टेक हो जाएगा, फिर उसे आपको सुधारना पड़ेगा, फिर से आपको उसे पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग, सेंडर मौजूद नहीं होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग को तुरंत क्लियर करना आसान नहीं होता। यानी जिसने भी मैसेज को भेजा है वह उपस्थित नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसे तुरंत आप क्या करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं कर पाएंगे आप, उसमें टाइम लगेगा। फिर आप यहाँ से ईमेल करेंगे, नोटिस देंगे कि सर आपने जो किया है इसको मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा, तो इसमें टाइम लग सकेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ राइट एंड कम्युनिकेशन इन फार्मेसी। फार्मेसी में हमारा राइट एंड कम्युनिकेशन क्या क्या है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, मेडिसिन की जो लेबल की जा रही है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन जो लिफलेट आते हैं, हमने बताया है क्या होता है, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड जो होते हैं, ये सब राइट एंड कम्युनिकेशन है। ईमेल्स, लेटर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, राइट एंड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल होते हैं। अगला हम बात करेंगे दोस्तों बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज ये वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक हाव भाव, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर के माध्यम से संदेश भेजता है। मतलब इशारा करके सामने वाले को अपनी बातों को समझा देगा, अपनी बातों को कह देगा। फार्मासिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेशेंट काउंसलिंग और प्रोफेशनल इंटरेक्शन में ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है, जो भी पेशेंट है उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो प्रोफेशनल है उनके साथ क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके कंपोनेंट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जैसे पहले बात करें फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आपने स्माइली अपना चेहरा बनाया हुआ है, इसका मतलब होता है दोस्तों फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल लगना, मतलब आप हमें क्या है, फ्रेंडली हैं। फ्रोन की है तो मतलब डिसअप्रूवल या कन्फ्यूजन दिखाना। आई कांटेक्ट आपने बताया तो इसका मतलब होता है आपने पूरा ध्यान अटेंशन दिया है, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं।
क्लियर। गेस्चर की बात करें तो हाव भाव की बात करें तो अगर आपने हैंड मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन में हेल्प कर रहा है। जब भी आप कहीं हैंड को मूवमेंट करते हैं इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मैं भी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मैं भी जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी अपने हाथों को क्या करता हूँ, बार बार उसको मूवमेंट करवाता हूँ। क्योंकि इससे क्या कोई चीज़ों क्या होता है, समझाने में आसानी मिलती है, समझाने में थोड़ा हेल्प मिलता है। नोडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट में हेल्प मिलेगा। शेकिंग हैंड का मतलब होता है दोस्तों डिसएग्रीगेट या डिनाइल। अगर हमने हाथ को अपना शेक कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिनाई कर रहे हैं। पोस्चर का बात करें, शरीर की स्थिति, अगर स्ट्रेट पोस्चर है तो कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल लगता है, और अगर स्लॉकिंग है तो मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट नहीं है, केयरलेस इंप्रेशन देखने को मिलता है। आई कांटेक्ट की बात करें, नेचुरल बैलेंस्ड आई कांटेक्ट रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस और इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। समझ में आ रहा है। ये हमारे क्या है, बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है। अगला इसमें है क्या है, प्रॉक्सिमिटी एंड पर्सनल स्पेस। प्रॉक्सिमिटी पर्सनल स्पेस का मतलब होता है अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करना, जिससे कंफर्ट हो और सामने वालों को क्या लगे, रिस्पेक्ट लगे। ऐसा ना हो आप चढ़ के उसके कपार पे बैठ जाएं, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे जिससे क्या हो, सामने वाले को कंफर्ट रहे और उसको लगे कि हाँ हमारी रिस्पेक्ट हो रही है। टू क्लोज, बहुत ज़्यादा अगर आप उसके क्लोज हैं तो उसको इंट्रेंसिव अनकम्फर्टेबल लग सकता है, इसीलिए बोले तो आप उसको बहुत क्लोज नहीं होंगे। क्लियर। अपीयरेंस और ड्रेस की बात करें तो आपको क्या पहन रहे हैं, आपके दिखावट क्या, आपकी पोशाक क्या है, वो भी आपके बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्लीन और प्रोफेशनल अपीयरेंस आपको दिखना मतलब पॉजिटिव इंप्रेशन दे रहे हैं। आप अगर डर्टी, खराब, गंदा कपड़ा पहन रहे हैं मतलब वो निगेटिव परसेप्शन आपके खिलाफ देगा, मतलब आपके लिए क्या निगेटिव परसेप्शन क्रिएट करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज फॉर फार्मासिस्ट। बॉडी लैंग्वेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, पेशेंट के लिए कंफर्ट होगा, पेशेंट ओपन होकर अपनी समस्याओं को बता सकता है। ट्रस्ट एंड सपोर्ट बिल्ड होगा, पेशेंट और कलीग के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड हो करना। इफेक्टिव काउंसलिंग, फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर से इंस्ट्रक्शन को समझाना आसान होता है। प्रोफेशनल इंप्रेशन, कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखना कि मैं आपके लिए क्या कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ, कितना मैं कॉन्फिडेंस हूँ आपकी बातों को लेकर। क्लियर। ये सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं किसके, बॉडी लैंग्वेज के। आगे बात करेंगे दोस्तों पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, जैसे हमने आपको ऊपर भी बता दिया है। क्या क्या हो सकते हैं, स्माइल हो सकता है, डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो सकते हैं, ओपन गेस्चर हो सकते हैं, स्ट्रेट पोस्चर हो, अप्रोप्रिएट पर्सनल स्पेस है, प्रोफेशनल अपीयरेंस है। ये सब चीज़ें अभी हमने ऊपर आपको बताया है। ये क्या होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साइन होते हैं। हम बात करेंगे कुछ इसी निगेटिव बॉडी लैंग्वेज साइन के, जैसे फ्रोन या एंग्री एक्सप्रेशन आप बनाए, या मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं तो एक दिक्कत है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, आप नजरें आप उससे हटा रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं आप चोरी कर रहे हैं। क्लियर। आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। और क्या, क्लोज गेस्टर, हाथ बंद कर रहे हैं तो ये भी दिक्कतें हैं। सोलिंग या पुअर पोजिस्चर, मतलब झुक कर बैठना या खड़ा होना, ये सभी गलत साइन करते हैं। इंट्रेंसिव प्रॉक्सिमिटी, बहुत पास आ जाना, ये भी दिक्कतें हैं। मैसिव अपीयरेंस, असाफ सुथरी पोशाक पहनना, मतलब खराब कपड़ा पहनना, ये भी क्या होता है, निगेटिव बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है दोस्तों, पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों किस माध्यम से हम पेशेंट की इंटरव्यू लेते हैं, पेशेंट से सवाल पूछते हैं, पेशेंट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। हम सबको पता है जब कोई भी इंटरव्यू देने जाता है तो क्या सामने सामने व्यक्ति बैठ के क्या करते हैं, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। अगर 4 लोग की पैनल है तो उसमें से एक बात करेगा तो 3 चुप रहते हैं, सभी लोग तो साथ बोलते नहीं, तो उसे क्या, जैसे मान लीजिए जब आप देखते होंगे टीवी उवी में भी देखते हैं, जब वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है तो वहाँ पे क्या, एक बोलता है, सामने वाला क्या होता है, चुप रहता है। क्लियर। तो उसे बोलते हैं दोस्तों फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जिसमें एक व्यक्ति सवाल पूछता है और दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है। फार्मासिस्ट के लिए पेशेंट इंटरव्यू का उद्देश्य है पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को समझना और सही उसे काउंसलिंग देना, सही उसे सलाह देना, सही उसे जानकारी को प्रदान करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पेशेंट इंटरव्यू, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लिस्टन केयरफुली एंड डू नॉट इंटरप्ट। जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा हो तो आपको ध्यानपूर्वक उस चीज़ों को सुनना है और उसे बीच में रोकना नहीं है, पहले उसकी पूरी बातों को सुनना है। ये अच्छा निशानी है। पेशेंट की पूरी बात बताने दें, इंटरप्ट करने से पेशेंट अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। आपको बीच में से आप टोक दे देंगे तो क्या अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, असहज महसूस करेगा। तो टिप क्या है, नोट्स ले लेकिन इंटरप्ट ना करें। जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप उसको लिख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, लेकिन उसे आप रोके नहीं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों आस्किंग क्लिनिकल क्वेश्चन।
आप उसे पेशेंट की जो भी समस्याएं हैं सुनने के बाद आवश्यक क्लिनिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आवश्यक क्लिनिकल क्वेश्चन पूछने का मतलब है जो भी उसे समस्याएं हैं, जैसे क्या आपको एलर्जी है, कितने समय से आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आप उससे पूछ सकते हैं। ये सब क्या है, क्लिनिकल क्वेश्चन होते हैं कि पेशेंट को बताने के बाद, अपनी समस्याओं को बताने के बाद फिर आपसे उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इसमें आता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आई कांटेक्ट हमेशा बना के रखना, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखना है जिससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। फेशियल एक्सप्रेशन सही रखना है, फ्रेंडली होगा। गेस्चर ओपन एंड सपोर्टिव होना चाहिए। क्लियर। आगे फिर क्या है, सिंपैथी एंड वैलिडेशन। जब भी ये चीज़ें आप उससे बता रहे हैं तो पेशेंट के प्रति आपको सहानुभूति दिखाना, जैसे चेयर ऑफर करना। कोई पेशेंट आए आप उसे चेयर ऑफर कर सकते हैं, बैठिए आप, समझ रहे हैं, मतलब आप बैठिए। इससे क्या होगा, एक उसके प्रति सहानुभूति होगा, उसके लिए उसको लगेगा कि हाँ हमारी रिस्पेक्ट हो रही है, हमारी 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 जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे अच्छे से देखा जाएगा, अच्छे से किया जाएगा। पेशेंट के स्टेटमेंट को वैलिडेट करना, यानी आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। मतलब कोई चीज़ें करें तो जब ये सब टर्म आप यूज करेंगे, इससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस और कंफर्ट लेवल बढ़ेगा। वो अपनी बात, अपनी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, आपको बेधड़क आपको आपके सामने रखेगा और आप अच्छे से उसका जो भी चीज़ें आप उसको सुनेंगे और उसे आप काउंसलिंग उसे दे सकेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप उसे जो भी चीज़ें हैं आप उसे सलाह दे सकेंगे। तो ये होता है दोस्तों पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। ये तरीका होता है, ये तकनीक होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी पेशेंट का इंटरव्यू ले सकते हैं। आप पहले उसे ऑफ़र करिए, चेयर ऑफ़र करिए, उसे बैठाइए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट डाउन करिए और जो भी क्लिनिकल क्वेश्चन है उससे पूछिए, जो भी सलाह है उसे अच्छे से दीजिए, फीडबैक लीजिए। ये होते हैं दोस्तों पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 4 हमने आज खत्म कर लिया है। अगले लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमारा जो वीडियो है आजकल थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा देख लीजिए। फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।